मथुरा पहुंचे मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव। सीएम ने कहा कि ये उनकी धार्मिक यात्रा है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह पहुंचे प्रयागराज। महाकुंभ की तैयारियों का लिया जायजा। बोले, श्रद्धालुओं की सुविधाओं के साथ कोई समझौता नहीं। रायबरेली में एलईडी लाइट का डीएम ने किया उद्घाटन। कुंभ से जुड़ी जरूरी जानकारी ले सकेंगे श्रद्धालु। संभल मामले में फिर टली सुनवाई। 5 मार्च को होगी सुनवाई। काशी भी महाकुंभ की तैयारियों में डूबा। सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं काशी के फूल। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरें। मथुरा के महावन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, जहां वो भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रमण रेती आश्रम पहुंचे। वहीं रमण रेती आश्रम के संत और अन्य लोगों ने पुष्पमाला और पाटुका पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मोहन यादव ने कहा कि हमने मध्य प्रदेश की शिक्षा नीति में रामकृष्ण और सनातन संस्कृति से जुड़ी कई धाराओं का समावेश किया है। वहीं राजनीतिक सवाल पूछने पर कहा कि उनकी धार्मिक यात्रा है और कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सप्तैते मोक्षदायिका, ये 7 पवित्रतम नदियाँ जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली और हमारे आचार्य महामंडलेश्वर बड़ा उदासीन गुरु शरणानंद जी महाराज के आश्रम में आकर के माँ यमुना जी का पूजन सपरिवार किया। मुझे इस बात का संतोष है। सनातन संस्कृति की धारा में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ये ऐसे अद्भुत चमत्कारी और कई कारणों से आज भी समाज में वंदनीय हमारे देवता हैं, जिनके कारण से हर युग में, हर काल, हर परिस्थिति में देश का विश्वास भी इनके साथ रहता है और कई कारणों से इनकी शिक्षाएं आज भी समीचीन है, आज भी उपयोगी है। मैं उम्मीद करता हूँ हमने अपनी शिक्षा नीति में भी मध्य प्रदेश में भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण की सनातन संस्कृति की कई धाराओं का समाविष्ट किया है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने महाकुंभ 2025 की तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पर्यटन मंत्री ने कहा कि महाकुंभ भारतीय आस्था के संपन्न का प्रतीक है। राज्य सरकार का प्रयास है कि महाकुंभ से लौटने वाला प्रत्येक श्रद्धालु एक सुखद अनुभूति लेकर जाए। साथ ही कहा कि सनातन संस्कृति में आस्था रखने वाले लगभग 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं के इस महाकुंभ में आने की संभावना है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रायबरेली में कुंभ की जानकारी देने वाली एलईडी डिस्प्ले का डीएम ने उद्घाटन किया। इस दौरान जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि एलईडी पर कुंभ से जुड़ी जरूरी जानकारी श्रद्धालु ले सकेंगे। ये एलईडी शहर कोतवाली के डिग्री कॉलेज चौराहे पर लगाई गई है। इस एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन से कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने का नजारा शहर वासियों को भी देखने को मिल सकेगा। देखिए, आज हमारे जनपद में अपनी रायबरेली, रमणीय रायबरेली का एक जो इनिशिएटिव है, जिसके अंतर्गत हमारा अर्बन लैंडस्केप है, उसमें सुधार का कार्य किया जा रहा है। नगर विकास के माध्यम से एनकैप के अंतर्गत आज यहाँ संभल की एक अदालत ने शाही जामा मस्जिद मामले में अगली सुनवाई की तारीख 5 मार्च तय की है। मुस्लिम पक्ष के वकील ने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने अगले आदेश तक देश की अदालतों को धार्मिक स्थलों, विशेषकर मस्जिदों और दरगाहों पर दावा करने संबंधित नए मुकदमों पर विचार करने और लंबित मामलों में कोई भी अंतिम आदेश पारित करने पर रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि हमने उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश की एक प्रति दाखिल की है। अब सुनवाई की तारीख 5 मार्च तय की गई है। मुकदमा पेश हुआ हमारी तरफ से, जामा मस्जिद की तरफ से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसको दाखिल किया गया। उसकी कॉपी कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ले ली है और 5 मार्च मुकदमे में लगा दी गई है, जिसमें कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि पहले यहाँ तय होगा, उसके बाद में जो इंडिया का मामला है वो 91 वाले एक्ट को, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, जहाँ पर अंदर ये मुकदमे में देखिए अब ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। ये कुछ भी हो सकता है, इस बारे में कुछ कहना हमारी बहुत जल्दबाजी होगी और ना ही इस कहने के हम पोजीशन में हैं। मुकदमा पेश हुआ
विपक्षी संघ के 5 थे को WS को दाखिल करने के लिए नियत थी, उन्होंने दाखिल नहीं किया। हमने उनका WS फाइल करने का ऑप्शन। काशी भी महाकुंभ की तैयारियों में डूबा हुआ है। प्रयागराज में काशी समेत देश विदेश के अलग अलग हिस्सों से रंग बिरंगे फूल आए हैं। बता दें कि महाकुंभ के सुंदरता में 500 से ज्यादा प्रजाति के फूल चार चांद लगा रहे हैं। महाकुंभ नगर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए रंग बिरंगे सुगंधित फूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा थाईलैंड के करमोना प्लांट के पत्तियों और फूलों से साधु संत देवताओं की आकृति और स्वागत के लिए तोरण द्वार भी बनाए जा रहे हैं। जी, इस बार जो है महाकुंभ में कुछ ज़्यादा ही फूल की वैरायटियां जो है जा रही हैं और इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों ने मुझे दिया हुआ है और पूरे शहर को पूरा सजाना है। पूरे प्रयागराज में जितने भी लिंक रोड हैं जहां से हर प्रदेश से लोग आ रहे हैं, जो रोड बना हुआ है वहां से लेके पूरे शहर को सजाने की जिम्मेदारी है। और उसके बाद जितने भी टेंट वगैरह हैं लगे हुए वहां पे श्रद्धालुओं को नहाने के लिए और जो भी गेस्ट आएंगे वो पूरे जो है वहाँ जैसे अभी पूरा वहाँ सर्किट हाउस बना हुआ है और तमाम चीजें बनी हुई हैं, उन सबको भी पूरा डेकोरेट करने की जिम्मेदारी मिली हुई है। भारत नेपाल सीमा का बहराइच के देवी पाटन मंडल के IG अमित पाठक ने निरीक्षण किया। सीमा सुरक्षा का जायजा लेने के बाद उन्होंने अलग अलग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही उन्होंने नेपाल से आने वाले लोगों की जांच की, वहीं बिना आधार कार्ड के किसी को प्रवेश न देने की बात भी कही और भारत और नेपाल सीमा पर स्थित पिलर की सुरक्षा के बारे में जानकारी ली। यहाँ पर यूपी पुलिस का और SSB का सेटअप है जिसमें नेपाल सीमा से जुड़े जो पॉइंट्स हैं उनसे आवागमन को हम लोग रेगुलेट करते हैं। तो आज सारे सेटअप को देखा गया है जिसमें जितने लोग आ रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, साथ ही साथ कार्गो फैसिलिटीज़ भी ICP के माध्यम से यहाँ पर चैनलाइज हो रही है। तो उसमें सुरक्षा के बिंदुओं की समीक्षा की गई है और स्थिति में जो भी और अधिकारियों के साथ बैठक में बिंदु निकल कर के आए हैं उन पे भविष्य में कार्रवाई करने का हम लोगों ने पूरा प्लान किया। बरेली में अवैध निर्माण पर BDA की कार्रवाई जारी है। सुभाष नगर में बदायूं रोड पर अवैध निर्माण पर BDA का फिर बुलडोजर चला, जहां 18 बीघा क्षेत्रफल में कॉलोनी विकसित कराने के लिए सड़क और नाली का निर्माण कराया जा रहा था, जिसे टीम ने ध्वस्त कर दिया। चंदौली में पुलिस चौकी के पास स्थित सर्राफा की दुकान से चोरों ने सेंध लगाकर लाखों रुपए का माल लूट लिया। दुकानदार ने जब दुकान खोली तो उनके होश उड़ गए। बता दें कि चोर 9 किलो 250 ग्राम चांदी, 190 ग्राम सोने के जेवर और 35,000 नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं तुरंत मामले की जांच सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम के साथ साथ सदर CO भी मौके पर पहुंचे। हालांकि प्राथमिक जांच में चोरों के खिलाफ कोई सबूत हाथ नहीं लगा है। हमारे दुकान में पीछे से सेंध लगाकर चोरों ने अलमारी को तोड़कर ले गए सामान, सोने और चांदी के सामान। कुछ चांदी 9.5 किलो की लमसम नियर अबाउट और सोना 190 ग्राम और नगद 35 से 34-35 हजार तक। फतेहपुर के पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस दौरान पुलिस ने अंतर जनपदीय शातिर आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। देर रात 10 बजे चेकिंग के दौरान शातिर पुलिस की गिरफ्त में आ गया। बता दें कि आरोपी के खिलाफ 9 मुकदमे पहले से ही दर्ज है। वहीं पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जनपद फतेहपुर में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पुरस्कार घोषित अपराधियों व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में थाना आम पुलिस द्वारा करसलपुर मोड़ पर चेकिंग की जा रही थी। उसी समय बिना नंबर प्लेट की एक बाइक आते हुए दिखाई दी। संदिग्ध प्रतीत होने पर जब उस वाहन को रोकने का प्रयास किया गया तो उस पर सवार व्यक्ति अपना गाड़ी मोड़ करके वापस भागने लगा। करसलपुर से खेड़ा वाली रोड पर भागते समय वो फिसल कर गिर पड़ा। हमने को गिरता हुआ देख वह पुलिस टीम की तरफ लच करके फायरिंग करने लगा। आत्मरक्षा पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम अमित उर्फ टेनी सलाम अच्छीलाल वर्मा बताया है। वह एक अंतर जनपदीय सात्विक किस्म का अपराधी है जिसके विरुद्ध 9 मुकदमे हैं। इसके कब्जे से 1 अदद तमंचा 315 बोर, 2 अदद खोखा कारतूस, 1 अदद जिंदा कारतूस व 1 स्प्लेंडर प्लस बाइक बरामद हुई है।
अभियुक्त के विरुद्ध सशक्त धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इस पुलिस की इस प्रकार कार्रवाई से अपराधियों पर अंकुश। फतेहपुर में एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसके जेठ ने उसके साथ बलात्कार किया और ससुराल वालों ने उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के बाद घर से निकाल दिया, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसे ससुराल वालों द्वारा न केवल प्रताड़ित किया गया बल्कि मुकदमा दर्ज होने के बाद उस पर सुलह का दबाव भी बनाया जा रहा है। महिला का कहना है कि वो इंसाफ के लिए दर दर भटकने को मजबूर है और उसने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि इस मामले में आगे की जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। जेठ ने मेरे साथ बलात्कार किया और मेरी सास ननद ने दहेज के लिए बहुत उत्पीड़न किया मेरे साथ। 24/12/2024 को मुकदमा दर्ज हो गया था। 3 दिन जेठ को बैठाए रहे, फिर पुलिस वालों ने उसको छोड़ दिया और वो खुला आम घूम रहा है और हमें दूसरे के द्वारा धमकी दे रहा है कि सुलह हो जा, नहीं तुम्हें माँ बेटी को जान से मार देंगे। और हमारा बेटा BSF में, पुलिस उसकी मुट्ठी में है। आज हम SP के पास आए हैं लेकर SP सर के पास आए हैं कि हमारी बात सुने, वो उनकी गिरफ्तारी की जाए, नहीं वो हमें माँ बेटी को जान से मार देंगे। कन्नौज में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर जिला प्रशासन सजग है। दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन नए तरकीब निकालती रहती है। इस क्रम में प्रशासन ने सड़क सुरक्षा के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए नई मुहिम की शुरुआत की है। इस दौरान ARTO, SDM और ट्रैफिक पुलिस टीम ने चालान की जगह बिना हेलमेट वालों को हेलमेट बांटना शुरू किया। साथ ही बिना सीट बेल्ट के कार चालकों को गुलाब का फूल देकर गलती का एहसास दिलाया। नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 1 जनवरी से 31 जनवरी तक मनाया जा रहा है, जिसपे कन्नौज के जनपद वासियों को हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए आज ट्रैफिक पुलिस से श्री आफाक खान, SDM सदर सर, SDM मैम कलेक्ट्रेट और मैं यहाँ उपस्थित होकर जिन भी लोगों ने हेलमेट नहीं लगाया है उनको हेलमेट बांट रहे थे, जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई उन्हें गुलाब के फूल दे रहे थे और ये आग्रह कर रहे थे कि अपनी जान की रक्षा स्वयं करें, यातायात नियमों का पालन करें और बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल लेकर घर से बाहर ना निकलें। चाहे आप 500 मीटर दूर ग्रोसरी की दुकान पर दूध लेने जा रहे हैं, ब्रेड लेने जा रहे हैं, लेकिन तब भी हेलमेट लगा कर नहीं जाए। कन्नौज में सड़क दुर्घटनाओं में जो सबसे ज्यादा मृतक हैं वो दोपहिया वाहन चालक ही हैं और सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो ग्रामीण सड़कों पर होते हैं, क्योंकि वहां पर अमूमन लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं। तो इसीलिए विशेष प्रकार से ये अभियान दोपहिया वाहन चालकों के लिए रखा। रायबरेली की दीवानी न्यायालय में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत दुष्कर्म के एक आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। बता दें कि युवक ने अपने चचेरे भाई के खिलाफ बेटी के साथ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था, जहां पीड़िता ने बताया था कि आरोपी ने घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया था और फरार हो गया था, जिसको लेकर उसकी गिरफ्तारी हुई थी और अब सजा भी सुना दी गई है। न्यायालय से एक वाद था ऊंचा खाने का 475/21, जिसमें वादी मुकदमा रमेश कुमार ने थाना ऊंचाहार में अपने चचेरे भाई अवधेश कुमार के विरुद्ध FIR लिखाई थी कि दिनांक 18/10/2021 को वो और उसकी पत्नी निमंत्रण में बाहर गए थे। घर पे उसकी पुत्री और 2 छोटे बच्चे अकेले थे। उसके चचेरे भाई अवधेश कुमार ने घर में घुसकर उसकी पुत्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। आज विचारण कार्रवाई के उपरांत न्यायालय ने अवधेश कुमार को 10 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपए आजीवन की सजा सुनाई। हमारे घर में हमारी लड़की के साथ बलात्कार हुआ और हमारे चाचा के लड़के ने बलात्कार किया था, जिसको हमने बचपन से सेया पाला था। उसने हमारे साथ विश्वासघात किया और जो उसे सजा मिली है मैं उससे बहुत खुश हूँ। श्रावस्ती में झोला छाप डॉक्टरों का कारनामा उजागर हुआ है, जहां पीड़िता ने डॉक्टर पर 9 महीने के नवजात शिशु के मौत के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही पीड़िता के परिजनों ने बताया कि नवजात शिशु की मौत के बाद भी हॉस्पिटल वाले पैसों के लिए 3 दिनों तक इलाज करते रहे। हालांकि इस पूरे मामले पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही है।
मेरी पत्नी को डिलीवरी वाला केस था, मामला था, और वहाँ से लेकर हम गिलौला लेकर आए संतोष पाली क्लिनिक में, और उन्होंने पूरा जिम्मेदारी लिया कि हम आपका डिलीवरी नॉर्मल करवा देंगे। उसके बाद दवाई पानी किया। 30 तारीख को लेकर आए थे हम और देखा भाला। उसके बाद में एक दिन लेकर आए, दवाई किए, कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर लेकर आए, परेशानी प्रतिदिन बढ़ती गई और 2 दिन 3 दिन लेकर आए हम। उसके बाद में पता लगा कि बच्चा खत्म हो गया। लेकर आए तभी उन्होंने नहीं बताया कि बच्चा आपका खत्म हो गया है। प्रतिदिन वो यही बताते थे कि हम आपका नॉर्मल डिलीवरी करवा देंगे, उसकी जिम्मेदारी पूरी हमारी है। उसके बाद में जब हमको कोई वो नहीं मिला, राहत नहीं मिला, उसके बाद हम जिला अस्पताल में दिखाएं, यहाँ गिलौला दिखाएं अस्पताल में, तो पता चला कि बच्चा खत्म हो गया है। उसके बाद में रेफर कर दिया गया भिनगा जिला अस्पताल में, तो वहाँ मरी हुई बच्ची पैदा हुई। हमारी पत्नी को भी ज़्यादा मेरे संज्ञान में तो नहीं है, लेकिन ओपन इसीलिए हुआ होगा कि उसने अपना पेपर प्रस्तुत किया होगा, उनको बंद किया जाएगा। वो पीडी ही सिर्फ करेंगे, वो डीएनसी या सीजर नहीं कराएंगे। जिम्मेदार तो जिसने किया है वही है, उसके खिलाफ लिखित में कार्रवाई की जाएगी। आगे जो भी मतलब न्याय दिलाने उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।